नमस्कार और स्वागत है इस विशेष सत्र में। आज हम सीधे आपके साझा किए गए स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। आज का जो विषय है वो है मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और कोचिंग तकनीकें। मतलब एक ऐसा संसार जिसमें अनगिनत उपकरण और पद्धतियां मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसमें तकनीकों की कई सूचियां हैं। कुछ तो बहुत जानी पहचानी है, जैसे सीबीटी, है ना? हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और कुछ थोड़ी विशेष भी हैं, जैसे इंटरनल फैमिली सिस्टम्स या फिर वो टीआरई, टेंशन रिलीजिंग एक्सरसाइज। जी, तनाव मुक्ति व्यायाम। और साथ ही 50 व्यावहारिक टूल किट का एक संग्रह भी है, जिन्हें स्रोतों ने 5 श्रेणियों में बांटा है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन तकनीकों के विशाल समुंदर को समझने की। ये काम कैसे करती हैं, इनका क्या स्थान है व्यक्तिगत विकास में, थेरेपी में या कोचिंग में। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ प्रोफेशंस के लिए ही नहीं है मेरे ख्याल से। सही कहा। ये उन सभी के लिए उपयोगी हो सकती है जो या तो इस क्षेत्र से जुड़े हैं या बस अपने मन और व्यवहार को बेहतर समझने में रुचि रखते हैं। और एक दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। स्रोतों में कुल मिला के 100 से भी ज्यादा तकनीकों का जिक्र है। 100 से ज्यादा? काफी है। हाँ, जरा सोचिए, मतलब मन को समझने और बदलने के लिए कितने अलग अलग रास्ते हैं। चलिए इन्हें खंगालना शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये क्षेत्र सचमुच बहुत व्यापक है। और अच्छी बात यह है कि जैसा आपने कहा, ये तकनीकें सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है। इनके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो आत्म जागरूकता और भावनात्मक समझ बढ़ाने में किसी के भी काम आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सही संदर्भ में सही उपकरण का चुनाव करना। और स्रोतों का इन तकनीकों को 5 मुख्य टूलकिट श्रेणियों में बांटना, ये हमारी चर्चा के लिए एक बेहतरीन ढांचा तैयार करता है, मुझे लगता है। हाँ, ये ढांचा मददगार होगा। तो पहली श्रेणी है थेरेपिस्ट टूल किट। इसमें सीबीटी, आरईबीटी, डीबीटी जैसे नाम प्रमुख हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें जोर है क्लिनिकल मुद्दों पर, जैसे चिंता, अवसाद, फोबिया, ओसीडी, पीटीएसडी। जी हाँ, ये ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसी में एक उदाहरण दिया है एक्सपोजर और सर्ड्स लैडर वॉकबुक। ये सर्ड्स क्या है और ये लैडर कैसे काम करता है? अच्छा सवाल है। सर्ड्स का मतलब है सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस स्केल, मतलब व्यक्तिपरक परेशानी की इकाइयों का पैमाना। ओके। आसान शब्दों में कहें तो ये 0 से 10 या कभी-कभी 0 से 100 तक का एक स्केल होता है, जिस पर व्यक्ति अपनी उस वक्त की चिंता या परेशानी के स्तर को आंकता है। एक्सपोजर थेरेपी में खासकर फोबिया या चिंता संबंधी विकारों के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का परेशानी नापने का मीटर है। हाँ, कह सकते हैं। मान लीजिए कोई मकड़ियों से डरता है, तो थेरेपिस्ट पहले व्यक्ति के साथ मिलकर उन स्थितियों की एक सूची बनाएगा जो थोड़ी चिंताजनक से लेकर बहुत ज्यादा डरावनी हो। इसे चिंता की सीढ़ी या एंग्जाइटी हायरार्की कहते हैं। जैसे शायद मकड़ी की तस्वीर देखना, सुड्स 2010, फिर एक बंद डिब्बे में मकड़ी देखना, सुड्स 510, और अंततः शायद हाथ पर मकड़ी रखना, सुड्स 1010। एक्सपोजर बहुत धीरे धीरे होता है, सबसे कम चिंता वाली स्थिति से शुरू करके। व्यक्ति उस स्थिति में तब तक रहता है जब तक उसकी सुड्स रेटिंग कम ना हो जाए। अच्छा। इससे उसे ये सीखने को मिलता है कि चिंता अपने आप कम होती है और वो उसे सहन कर सकता है। ये एक तरह से दिमाग को रीट्रेन करने जैसा है कि जिस चीज से डर लग रहा है वो असल में उतनी खतरनाक नहीं है। अच्छा, तो ये डर का सामना करने का एक व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप तरीका हुआ, जिसमें व्यक्ति की परेशानी के स्तर को लगातार मापा जाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है। जी हाँ। और इसी टूल किट में सीबीटी का भी जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चिंता और अवसाद के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्या सीबीटी भी, क्या वो भी इसी तरह काम करता है? सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। हालांकि इसे एक्सपोजर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। ओके। सीबीटी का जो मुख्य आधार है वो ये विचार है कि हमारी भावनाएं और व्यवहार हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम अपने नकारात्मक या कह लीजिए अतार्किक विचार पैटर्न, जिन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, अगर हम उन्हें पहचानना और बदलना सीख लें तो हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी बदल सकते हैं। विचारों से भावनाओं और व्यवहार तक। बिल्कुल। इसका एक बहुत कॉमन टूल है ऑटोमेटिक थॉट रिकॉर्ड। इसमें व्यक्ति लिखता है कोई परेशान करने वाली घटना हुई, उस समय मन में क्या ऑटोमेटिक नेगेटिव विचार आया, जैसे मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता। हाँ, ये होता है कई बार। फिर उससे जुड़ी भावना क्या थी, निराशा, उदासी, और फिर उस विचार को चुनौती देने वाला एक वैकल्पिक ज्यादा संतुलित विचार क्या हो सकता है, जैसे
ये काम मुश्किल था, पर मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं। अच्छा। ये अभ्यास व्यक्ति को अपने सोचने के तरीके के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है और उसे एक यथार्थवादी नजरिया विकसित करने में मदद करता है। तो कह सकते हैं कि जहां एक्सपोजर सीधे व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रिया पर काम करता है, सीबीटी मुख्य रूप से विचारों पर काम करता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग तकनीकें समस्या के अलग-अलग पहलुओं पर फोकस करती हैं। विचार, भावना, व्यवहार। चलिए अब दूसरी श्रेणी पर चलते हैं। कोच टूलकिट। इसमें ग्रो मॉडल, व्हील ऑफ लाइफ, स्मार्ट गोल जैसी चीजें हैं। ये थेरेपिस्ट टूलकिट से कैसे अलग है? ऐसा लगता है ये भविष्य और लक्ष्यों पर ज्यादा केंद्रित है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जहां थेरेपी अक्सर अतीत के घावों या वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं कोचिंग ज्यादातर भविष्य उन्मुख होती है। अच्छा। ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस सुधारने और जीवन में संतुलन लाने पर केंद्रित है। यहाँ व्यक्ति को रोगी की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि सक्षम और संसाधन पूर्ण माना जाता है। ये फर्क महत्वपूर्ण है। जी। एक बहुत लोकप्रिय कोचिंग टूल है व्हील ऑफ लाइफ, जिसका जिक्र टूल किट 12 में है। ये एक गोल चार्ट होता है जिसे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, मजा, पर्सनल ग्रोथ वगैरह। हाँ, मैंने देखा है शायद ये। व्यक्ति हर क्षेत्र में अपनी वर्तमान संतुष्टि को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करता है और फिर उन बिंदुओं को जोड़ता है। इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि जीवन का पहिया कितना बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है और किन एरियाज पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये कल्पना करना आसान है कि कैसे तुरंत स्पष्टता दे सकता है, मतलब कहाँ ध्यान देना है। बिल्कुल, ये बातचीत शुरू करने और प्राथमिकताएं तय करने का एक बहुत शक्तिशाली विजुअल तरीका है। और इसी टूलकिट में वैल्यूज क्लैरिफिकेशन टूलकिट 17 का भी जिक्र है। क्या ये लक्ष्यों को मूल्यों से जोड़ने के बारे में है? एकदम सही। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन अभ्यास जो हैं, वो व्यक्ति को ये पहचानने में मदद करते हैं कि उनके लिए जीवन में असल में क्या महत्वपूर्ण है। क्या वो ईमानदारी है, रचनात्मकता है, परिवार है, स्वतंत्रता है, सीखना है या कुछ और। जब कोई व्यक्ति अपने कोर वैल्यूज को समझ लेता है, तो वो ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकता है जो उसके लिए ज्यादा प्रामाणिक और सार्थक हों, न कि केवल सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी दबावों पर आधारित हों। सही बात है। इससे मोटिवेशन बढ़ता है और लक्ष्यों को पाने की संभावना भी अधिक होती है। स्रोत बताते हैं कि ये तकनीक व्यक्ति को एक आंतरिक दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद करती है। तो कोचिंग टूलकिट व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति समझने, जैसे व्हील ऑफ लाइफ से, और भविष्य के लिए एक सार्थक दिशा तय करने, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन से मदद करता है। अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं जो मुझे खास तौर पर उत्सुक कर रही है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा रिकवरी टूलकिट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ EMDR, सोमैटिक सेफ्टी रिसोर्स किट, IFS पार्ट्स मैपिंग बोर्ड जैसे नाम है। ये भावनात्मक उपचार की काफी गहराई में उतरता हुआ लगता है। IFS पार्ट्स मैपिंग क्या है? ये सुनने में नया लग रहा है। IFS यानी इंटरनल फैमिली सिस्टम्स, ये एक बहुत ही, कह सकती हूँ, रोचक और करुणामय दृष्टिकोण है। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा मन कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि इसमें कई भाग या हिस्से, पार्ट्स होते हैं। जैसे एक हमारा अंदरूनी आलोचक होता है, एक रक्षा करने वाला मैनेजर, एक जोखिम लेने वाला विद्रोही, और बचपन के अनुभवों से जुड़े संवेदनशील, निर्वासित भाग भी होते हैं, जिन्हें चाइल्ड पार्ट्स या एग्जाइल्स कहा जाता है। अंदरूनी हिस्से, जैसे एक टीम। हाँ, बिल्कुल। IFS पार्ट्स मैपिंग टूलकिट 21 इन्हीं भागों को पहचानने, समझने और उनके बीच संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके मन के अंदर एक परिवार या टीम है, जिसके सभी सदस्यों की अपनी अपनी भूमिकाएं, विश्वास और भावनाएं हैं। अच्छा। कुछ भाग शायद हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाकर नए अनुभव लेने से रोकते हैं, जबकि कुछ हमारी आलोचना करके हमें शायद मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। IFS का लक्ष्य इन सभी भागों को जानना है, उनके अच्छे इरादों को समझना है। हाँ, आलोचक का भी कोई सकारात्मक इरादा हो सकता है, और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि हमारा स्व, जो स्वाभाविक रूप से शांत, जिज्ञासु, करुणामय और आत्मविश्वासी माना जाता है, वो नेतृत्व कर सके। मैपिंग बोर्ड इसे विजुअली करने में मदद करता है। ये विचार कि हमारे अंदर कई भाग हैं और उन सभी के साथ करुणा से पेश आना है, ये बहुत शक्तिशाली लगता है। इसी टूलकिट में EMDR टूलकिट
22 का भी जिक्र है, जो ट्रॉमा के लिए काफी जाना जाता है। स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? क्या ये वाकई आंखों की गति से काम करता है? हाँ, EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, ये ट्रॉमा प्रोसेसिंग के लिए एक स्थापित थेरेपी है। इसमें व्यक्ति दर्दनाक याद पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि थेरेपिस्ट द्विपक्षीय उत्तेजना मतलब बायलैटरल स्टिमुलेशन का उपयोग करता है। बायलैटरल स्टिमुलेशन? जी, ये आमतौर पर आंखों को तेजी से दाएं बाएं घुमाना होता है, लेकिन ये बारी बारी से हाथों पर टैपिंग या कानों में आवाज के जरिए भी किया जा सकता है। अच्छा। इसका सटीक मैकेनिज्म क्या है, इस पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन एक मुख्य सिद्धांत ये है कि यह प्रक्रिया मस्तिष्क को उसी तरह से जानकारी प्रोसेस करने में मदद करती है जैसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान होता है। ओके। ऐसा माना जाता है कि ये दर्दनाक यादों को अटक जाने से रोकता है और उन्हें मस्तिष्क के मेमोरी नेटवर्क में ठीक से एकीकृत करने में मदद करता है, जिससे उनका भावनात्मक बोझ कम हो जाता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि EMDR प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा ही किया जाना चाहिए और इसके लिए तैयारी यानी प्रेपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि EMDR प्रेपरेशन सेट में है। ये समझना कि ये तकनीकें सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय यादों को प्रोसेस करने में मदद करती हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए चौथी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप थेरेपी वर्कशॉप टूलकिट। इसमें साइकोड्रामा, फिशबॉल डायलॉग, स्टोरी सर्कल जैसी तकनीकें हैं। समूह सेटिंग में ये कैसे काम करती हैं? साइकोड्रामा टूलकिट 31 सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है। हाँ, साइकोड्रामा वास्तव में ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है। ये JL मोरेनो द्वारा विकसित एक एक्शन आधारित समूह मनोचिकित्सा पद्धति है। एक्शन आधारित? जी, इसमें प्रतिभागी समूह के अन्य सदस्यों की मदद से अपने जीवन के महत्वपूर्ण दृश्यों को, चाहे वो अतीत के हों, वर्तमान के या भविष्य के, मंच पर अभिनीत करते हैं। एक व्यक्ति मुख्य पात्र बनता है, प्रोटैगनिस्ट, और दूसरे सदस्य उसके जीवन के महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका निभाते हैं, या कभी-कभी तो अमूर्त अवधारणाओं जैसे डर या खुशी की भी। अरे वाह! इसका उद्देश्य रोल प्ले के माध्यम से भावनाओं को बाहर निकालना है, जिसे कैथार्सिस कहते हैं, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है और अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना है। अच्छा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने बॉस के साथ हुई एक मुश्किल बातचीत का अभिनय कर सकता है, अपनी भूमिका किसी और को देकर बाहर से देख सकता है कि वो स्थिति कैसी दिखती है। ये अनुभवात्मक सीखने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक बहुत शक्तिशाली रूप है, जो अक्सर सिर्फ बात करने से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है, और समूह का समर्थन और प्रतिक्रिया भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, किसी स्थिति को जीना या उसे बाहर से देखना, ये निश्चित रूप से एक अलग समझ दे सकता है। क्या समूह टूलकिट की अन्य तकनीकें भी इसी तरह एक्सपीरियंशियल हैं? कई तकनीकें अनुभवात्मक हैं, पर अलग-अलग तरीकों से। जैसे स्टोरी सर्कल टूलकिट 33 में सदस्य एक खास विषय पर अपनी कहानियां साझा करते हैं, जिससे आपसी संबंध और सहानुभूति बढ़ती है। फिशबोल डायलॉग टूलकिट 36 में एक छोटा समूह केंद्र में बैठकर चर्चा करता है, जबकि बड़ा समूह बाहर से देखता और सुनता है, और फिर वे भूमिकाएं बदलते हैं। ये अलग-अलग दृष्टिकोणों को उजागर करने में मदद करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और वैल्यूज ऑक्शन गेम टूलकिट 35 एक मजेदार तरीका है, जिससे लोग समझते हैं कि वे किन मूल्यों पर अपना संसाधन जैसे समय या ऊर्जा खर्च करने को तैयार हैं। ये सभी तकनीकें समूह की सामूहिक बुद्धि और ऊर्जा का उपयोग करके सीखने और विकास को बढ़ावा देती हैं। समूह की शक्ति का उपयोग करना, ये एक अलग ही आयाम जोड़ता है ना? अब आते हैं अंतिम 5वीं श्रेणी पर, सोमैटिक और बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस टूलकिट। इसमें ब्रीथ वर्क, बॉडी स्कैन, TRE, योग निद्रा शामिल हैं। यहाँ सोमैटिक का क्या अर्थ है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? सोमैटिक का सीधा सा मतलब है शरीर से संबंधित। ये टूलकिट इस समझ पर आधारित है कि हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे शरीर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। शरीर से जुड़ाव? जी, तनाव, चिंता और ट्रॉमा केवल मानसिक अनुभव नहीं है, वे हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी मांसपेशियों में और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक मुद्रा या पोस्चर में भी दर्ज हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। सोमैटिक तकनीकें शरीर की जागरूकता और शरीर की अपनी प्रक्रियाओं का,
उपयोग करके, जैसे श्वास या कंपन, इस संग्रहित तनाव को मुक्त करने और भावनात्मक संतुलन लाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो ये शरीर के जरिए काम करती हैं। हाँ, उदाहरण के लिए TRE को ले, टेंशन एंड ट्रॉमा रिलीजिंग एक्सरसाइज टूलकिट 44। ये डॉक्टर डेविड बर्सेली द्वारा विकसित किया गया था। इसमें कुछ सरल व्यायामों के माध्यम से शरीर में स्वाभाविक रूप से होने वाला कंपन या कंपकमी को सक्रिय किया जाता है, जिसे न्यूरोजेनिक ट्रेमर कहते हैं। कंपकंपी जैसे डर में होती है। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन ये नियंत्रित और सुरक्षित माहौल में होता है। ये वही कंपकमी है जो जानवर अक्सर किसी तनावपूर्ण घटना के बाद करते हैं। माना जाता है कि यह स्वायत्त तंत्र का तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट करने और मांसपेशियों के गहरे तनाव को छोड़ने में मदद करती है। ये देखने में शायद थोड़ा असामान्य लगे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये तनाव और ट्रॉमा से राहत पाने का एक शक्तिशाली शारीरिक तरीका हो सकता है। तो ये शरीर के अपने ही उपचार तंत्र को सक्रिय करने जैसा है। ये पारंपरिक टॉक थेरेपी से तो काफी अलग लगता है। क्या ब्रीथ वर्क भी इसी तरह काम करता है? हाँ, ब्रीथ वर्क या श्वास कार्य भी सीधे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। हमारी सांस उन कुछ शारीरिक कार्यों में से एक है जिसे हम सचेत रूप से नियंत्रित कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और ऐसा करके हम अपनी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। धीमी गहरी सांसें लेना, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग या 4-7-8 तकनीक, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को सक्रिय कर सकती हैं। अच्छा। इससे हृदय गति धीमी होती है, शांति की भावना आती है। दूसरी ओर कुछ तेज श्वास तकनीकें ऊर्जा बढ़ाने या दबी हुई भावनाओं को सतह पर लाने में मदद कर सकती हैं। सोमैटिक टूल किट हमें सिखाता है कि शरीर केवल भावनाओं का वाहक नहीं है, बल्कि वह उपचार प्रक्रिया में एक सक्रिय पार्टनर भी है। ये वाकई में दृष्टिकोण बदलने वाला है, शरीर को उपचार के साधन के रूप में देखना। हमने इन 5 टूलकिट में तकनीकों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला देखी है। विचारों पर काम करने वाली CBT से लेकर लक्ष्यों को निर्धारित करने वाली कोचिंग तकनीकों तक, गहरे भावनात्मक घावों को भरने वाले IFS और EMDR से लेकर समूह की शक्ति का उपयोग करने वाले साइको ड्रामा तक, और फिर शरीर के माध्यम से तनाव मुक्त करने वाले TRE और ब्रीथ वर्क तक। इतनी विविधता देखकर सवाल उठता है, इन सबका निचोड़ क्या है? मुख्य निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं? मेरे विचार में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि मानव अनुभव की जटिलता को समझने और संबोधित करने के लिए कोई एक सही तरीका नहीं है। कोई एक साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है। स्रोतों से ये साफ है कि हमारे पास कितने विविध दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक, दैहिक, अनुभवात्मक, समाधान केंद्रित और भी बहुत कुछ। ये विविधता अपने आप में एक ताकत है, क्योंकि अलग अलग लोग और अलग अलग समस्याएं अलग अलग दृष्टिकोणों से लाभान्वित होती हैं। सही है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है अनुकूलन और एकीकरण का, मतलब एडेप्टेशन और इंटीग्रेशन। सबसे प्रभावी थेरेपिस्ट या कोच शायद वो नहीं है जो सबसे ज्यादा तकनीकें जानते हैं, बल्कि वो है जो व्यक्ति की विशिष्ट ज़रूरतों, लक्ष्यों और संदर्भ के अनुसार सही तकनीक चुन सकते हैं और उसे अनुकूलित कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। कस्टमाइजेशन। जी। स्रोत भी टूलकिट को मिलाने और स्थानीय बनाने जैसे सांस्कृतिक रूपकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। थेरेपी या कोचिंग एक कला भी है, सिर्फ विज्ञान नहीं। और क्या तकनीकों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है? मतलब क्या सिर्फ तकनीक जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। तीसरा निष्कर्ष जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है कौशल और उपस्थिति का महत्व, मतलब स्किल और प्रेजेंस। कोई भी तकनीक अपने आप में जादुई नहीं है। उसका प्रभाव बहुत हद तक उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के कौशल, उसकी सहानुभूति और उस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता पर निर्भर करता है। सही कहा। प्रश्न पूछना ये किसी भी प्रभावी बातचीत की नींव है, चाहे वो थेरेपी हो, कोचिंग हो या बस किसी अपने के साथ गहरी बातचीत। इन बुनियादी बातों के बिना कोई भी फैंसी तकनीक खोखली लगेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। आज की ये चर्चा अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक रही है। हमने देखा कि कैसे मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय क्षेत्र में उपलब्ध उपकरणों का शस्त्रागार कितना विशाल और विविध है, जो विकास और उपचार के लिए अनगिनत रास्ते खोलता है। और ये याद रखना भी उपयोगी है कि इन तकनीकों का मूल्य सिर्फ औपचारिक सत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनके पीछे के कई सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू हो सकते हैं। हाँ, जैसे अपने आप से पूछना कि इस समय मेरे मन में क्या ऑटोमेटिक विचार चल रहा है,
ये CBT से प्रेरित है, या ये सोचना कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, ये वैल्यूज क्लैरिफिकेशन से प्रेरित है, या तनाव महसूस होने पर बस कुछ गहरी सांसें लेना, ये ब्रीथ वर्क है। ये छोटे कदम भी आत्मजागरूकता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। इन 50 टूल किट और 100 से अधिक तकनीकों के बारे में जानने के बाद एक विचार मन में कौंधता है। क्या सबसे शक्तिशाली टूल किट स्वयं हमारी जागरूकता, हमारी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा नहीं है? बहुत गहरा विचार है। यदि हम इन विभिन्न दृष्टिकोणों के पीछे के सिद्धांतों को थोड़ा भी समझ लें कि हमारे विचार, भावनाएं, शरीर और रिश्ते कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो शायद हम अपने जीवन की चुनौतियों और अवसरों को अधिक स्पष्टता, करुणा और रचनात्मकता के साथ देख सकते हैं। इस पर विचार करना निश्चित रूप से दिलचस्प है। बिल्कुल, आत्मचिंतन के लिए एक अच्छा बिंदु है।